आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिलीप अभी नींद के आगोश में ही था कि तभी उसकी पत्नी ने उसे उठाते हुए कहा, आज रिक्शा लेकर नहीं जाना है क्या? आवाज सुन दिलीप खिसियाते हुए उठा और बोला, हाँ जा रहा हूँ, घर में रहो तो कोई इज्जत ही नहीं है आदमी की। जिसके बाद दिलीप उठा और अपनी साइकिल रिक्शा लेकर चल पड़ा। तब घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। रास्ता लगभग खाली हो चुका था। दरअसल सुबह दिन के समय बहुत गाड़ियां होने के कारण दिलीप की साइकिल रिक्शा को कोई सवारी नहीं मिलती थी, तो उसे मजबूरन रात में ही निकलना पड़ता था। और ऐसे रात में उसे एक आध सवारी भी मिल जाती थी। भूले भटके स्टेशन से कोई उतरा तो कोई मुसाफिर उसकी रिक्शा में चढ़ ही जाता था। और ऐसे ही करके इन दिनों दिलीप का घर चलता था। खैर, रोजाना की तरह ही दिलीप चौक पर पहुंचा और रिक्शा खड़ी करके किसी सवारी का इंतजार करने लगा। चौक पर आसपास दिलीप के अलावा कोई और शख्स अभी तक तो उसे नजर नहीं आ रहा था। आज रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान था। लग नहीं रहा था कि उसे कोई सवारी मिलेगी। मगर तभी पता नहीं कहां से एक शख्स चलता हुआ दिलीप की रिक्शा के पास आ खड़ा हुआ और बोला, भाई साहब बिरंगी मोड़ चलिएगा? तो इस पर दिलीप बोला, जाऊंगा मगर 40 रुपये लगेगा साहब, उससे कम में नहीं हो सकता। तो इस पर वो आदमी बोला, 20 रुपये का भाड़ा 40 में क्या भाई, मौके का फ़ायदा उठा रहे हो? 30 ले लो, चलो। दिलीप ने सोचा वैसे भी दिन खराब ही जा रहा है, अगर ये भाड़ा भी हाथ से निकल गया तो ऐसे ही घर जाना होगा। लिहाजा दिलीप राजी हो गया और उस आदमी को बिठाकर चल पड़ा बिरंगी मोड़ की ओर। रात हर पल गहराती जा रही थी। रास्ते पर अभी भी दूर दूर तक दिलीप की रिक्शा के अलावा और कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। यूं ही कुछ 15 मिनट रिक्शा चलाते रहने के बाद रिक्शा बिरंगी मोड़ पहुंची, जिसके बाद रिक्शा से उतरकर उस आदमी ने दिलीप को भाड़ा दिया और वहां से चलता बना। दिलीप ने एक दफा नजर घुमाकर चारों तरफ देखा, मगर उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। जिसके बाद वो रिक्शा लेकर किसी दूसरी सवारी की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते पर किसी को भी ना पाकर दिलीप थोड़ा मुरझाया हुआ सा था कि आज भी उसे घर जाकर बीवी के ताने ही सुनने पड़ेंगे। मगर तभी अचानक से उसकी साइकिल रिक्शा के सामने कोई आ खड़ा हुआ। दिलीप ने एकदम से ब्रेक मारा। साइकिल रिक्शा बिल्कुल उस आदमी के पास जाकर रुकी। दिलीप ने नजर उठाकर उस आदमी की तरफ देखा तो उसका पूरा शरीर सफेद चादर से ढका हुआ था। उसका चेहरा तो क्या, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी दिलीप उस आदमी से बोला, अरे भाई अंधे हो क्या? इतनी बड़ी रिक्शा नज़र नहीं आई? रास्ते के बीचों बीच खड़े हो। इस पर कुछ देर चुप रहकर वो आदमी बोला, शमशान घाट चलोगे? अचानक से ये सुनकर दिलीप थोड़ा घबरा सा गया। उसे पता चला कि यह आदमी सवारी है। उसने पहले तो उस आदमी को मना करने का सोचा, मगर फिर उसे लगा कि वैसे भी आज कमाई नहीं हुई है, थोड़े पैसे आ जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। यही सोचकर दिलीप ने उस आदमी से कहा, देखिए रात बहुत हो गई है और शमशान घाट यहाँ से दूर भी है, 60 रुपये से कम नहीं दे पाऊँगा। दिलीप की बात पर वो आदमी बिना कुछ बोले ही आकर उसकी रिक्शा में चढ़कर बैठ गया। दिलीप ने भी इसको हाँ का इशारा मानकर रिक्शा को आगे बढ़ा लिया और शमशान घाट की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। वो आदमी चुपचाप दिलीप की रिक्शा के पीछे बैठा हुआ था और दिलीप रिक्शा चलाए जा रहा था। कहीं ना कहीं उसका मन ये गवाही दे रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है, मगर लालच इंसान को अंधा कर देता है। दिलीप अभी रिक्शा चला ही रहा था कि तभी अचानक से उसके कंधे पर पीछे से एक ठंडा हाथ आया। दिलीप रिक्शा रोककर
तुरंत पीछे पलटा तो पीछे का नज़ारा देख उसके पैरों तले की ज़मीन निकल गई। अब उस आदमी के चेहरे पर से चादर हट चुका था। उसका पूरा शरीर कुचला हुआ था। उसकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह सिर्फ 2 काले काले खड्डे थे। दिलीप उस आदमी को पहचान गया। तभी उस आदमी ने दिलीप से कहा, अगर उस दिन तूने मेरी मदद की होती तो आज मैं जिंदा होता। दिलीप ने जैसे तैसे उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाया और रिक्शा छोड़कर भागने लगा, मगर तभी एक तेज रफ्तार ट्रक दिलीप को उड़ाती हुई वहां से निकल गई। दरअसल आज से कुछ दिन पहले सुभाष नाम का एक आदमी उसी सड़क को पार कर रहा था। उसी वक्त वहीं से दिलीप भी अपनी रिक्शा लेकर गुजर रहा था। तभी उस आदमी को एक तेज रफ्तार कार टक्कर मारकर चली गई। दिलीप ने उस आदमी को सड़क पर पड़े कराहते देखा तो सही, मगर उसकी मदद नहीं की। उल्टा वो उसका बैग लेकर वहां से फरार हो गया। अगर सही वक्त पर उसे अस्पताल ले जाया गया होता तो शायद वो आदमी जिंदा होता। खैर, दिलीप को उसके कर्मों की सजा मिल गई। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। और दोस्तों, आज की दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां हर शाम 7:30 बजे देखने को मिलेंगी आपको नई भूतिया कहानियां। दुर्गा पूजा का समय चल रहा था। अष्टमी यानी 8वीं नवरात्रि के दिन शाम को मैं, दादाजी और मेरा छोटा भाई जीत, हम तीनों गांव में ही घूम घूम कर दुर्गा पूजा का मंडप देखने निकले थे। दादाजी की उम्र करीब 70 साल के आसपास की रही होगी, मगर फिर भी दादाजी एकदम टंच हैं। बड़े से बड़ा काम भी वो चुटकियों में कर लेते हैं। रात होते होते हमने गांव के तकरीबन सारे दुर्गा मंडपों को देख लिया और वापस घर लौटने लगे, मगर पता नहीं क्यों दादाजी आज सुबह से ही थोड़े उदास से लग रहे थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। खैर, घर पहुंचकर हमने हाथ मुंह धोया और खाना पीना करके एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर जाकर लेट गए। बिस्तर पर लेटते ही मेरे छोटे भाई जीत ने दादाजी से कहा, दादाजी कोई कहानी सुनाइए ना, भूत वाली। इस पर दादाजी बोले, कहानी? ठीक है, सुनो फिर, लेकिन डरना मत। हालांकि मुझे कहानी वगैरह में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर अगर कोई कहानी सुनाता है तो मैं सुन लेता हूँ। आगे दादाजी ने बताना शुरू किया। बात आज से तकरीबन 45 साल पुरानी है। उन दिनों अभी की तरह मोबाइल फ़ोन या बिजली वगैरह नहीं हुआ करता था। उस वक्त किसी से बात करने का एकमात्र साधन खत ही था, और अगर रात में किसी को कुछ काम पड़ जाए या कहीं जाना पड़ जाए तो लालटेन या टॉर्च के अलावा और कोई चारा नहीं था। उस रोज भी दुर्गा पूजा का ही समय चल रहा था। मेरी नई नई शादी हुई थी। पत्नी पिछले 2 महीनों से अपने मायके में थी। हालांकि मन तो मेरा भी कर रहा था उसके साथ जाने का, मगर मैं जहां काम करता था वहां से मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। मैंने तय किया नवरात्रि के दिनों में जब काम से छुट्टी मिलेगी तब कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी के मायके चला जाऊंगा। कुछ ही दिनों में वो वक्त भी आया। नवरात्रि आते ही मुझे काम से छुट्टी मिल गई और मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेकर निकल पड़ा अपनी पत्नी के मायके जाने के लिए। दोपहर के 3 बजे मैंने अपने यहाँ से ससुराल जाने के लिए ट्रेन पकड़ा। ट्रेन में मुसाफिरों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि नवरात्रि में बाहर काम करने वाले सभी लोग
अपने अपने घर लौट रहे थे। खैर जैसे तैसे ट्रेन में करीब 5 घंटों का सफ़र तय करने के बाद यानी रात के ठीक 8 बजे मैं ट्रेन से उतरा। ट्रेन से उतरकर मैंने एक नज़र स्टेशन को अच्छे से देखा। हालांकि स्टेशन पर 2-4 भिखारी ज़रूर थे मगर मुसाफिर एक भी नहीं था। मैं जिस बक्से में अपना कपड़ा वगैरह लेकर आया था वो लोहे का बक्सा इतना भारी था कि मैं उसे उठाकर ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पा रहा था। खैर जैसे तैसे मैं उस बक्से को उठाकर स्टेशन से बाहर निकलने लगा। अभी मैं स्टेशन से बाहर जाने के लिए 2 कदम चला ही था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पीछे मुड़ा तो पाया कि एक हट्टा कट्टा जवान लड़का, उम्र यही कोई 24-25 साल की रही होगी, वो मेरे सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा था। ये देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया कि इतना हट्टा कट्टा जवान लड़का काम करने के बजाय भीख मांग रहा है। जिस पर मैंने उस लड़के से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे भीख मांगते हुए? तुम तो जवान लगते हो, हाथ पैर सब कुछ सही है, तो कुछ काम क्यों नहीं करते? ऐसे अच्छा लगता है भीख मांगने में? इस पर वो लड़का बोला, क्या करे साहब, सुबह से कुछ नहीं खाया। उस लड़के से ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं जो सेव अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा था वो मैंने उस लड़के को दे दिया। सेव मिलते ही वो लड़का ऐसे खाने लगा जैसे वो सुबह से नहीं बल्कि कई जन्मों से भूखा हो। इसी दौरान मुझे एक तरकीब सूझी। सेवों को किसी जानवर की तरह खा रहे उस लड़के से मैंने कहा, सुनो, एक काम करोगे? ये जो बक्सा है इसे मेरे घर तक लेकर चलोगे? चिंता मत करो, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। ये सुनते ही उस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे मुझे हाँ बोल दिया, जिसके बाद उसने मेरा वो लोहे का बक्सा अपने सर पर उठा लिया और हम दोनों स्टेशन से बाहर निकलकर रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। स्टेशन से मेरी पत्नी का मायके करीब 4 किलोमीटर का रास्ता था, जिसे तय करने का एक ही साधन था और वो था खुद के पैर। मैं आगे आगे चल रहा था और वो लड़का मेरे पीछे पीछे। तभी चलते चलते मैंने उस लड़के से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? तब पीछे से उस लड़के ने कहा, जी मेरा नाम चंदन है, मेरा कोई घर नहीं है, मैं स्टेशन में ही रहता हूँ। इस पर मैंने बोला, ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, मेरे ससुर जी जमींदार हैं, वहाँ मैं तुम्हें कुछ काम दिलवा दूंगा। रास्ता जितना सुनसान था उतना ही अंधेरे में डूबा हुआ। हालांकि मेरे हाथ में एक बैटरी टॉर्च थी, इसलिए मुझे और चंदन को चलने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे, तभी पीछे से चंदन बोला, साहब और कितनी दूर है आपका घर? इस पर मैंने बोला, अभी दूर है, क्यों थक गए क्या? रुक जाओ यहीं पर 2 मिनट। मेरे ये बोलते ही चंदन रुक गया और सर पर से बक्सा उतारकर जमीन पर रखते हुए बोला, साहब 2 मिनट जरा सांस ले लूं। असल में वो लोहे का बक्सा था ही इतना भारी कि उसे उठाकर कोई भी थक जाता। कुछ देर वहीं पर रुककर आराम करने के बाद हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। अब हम दोनों मधुकुंडा गांव के बेहद नज़दीक थे। बस एक छोटा सा जंगल पार करते ही गांव आ जाएगा। कुछ देर चलने के बाद हम दोनों उस जंगल में दाखिल हुए। रात के अंधेरे में जंगल बड़ा डरावना लग रहा था, मगर हम 2 जने थे, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद हम दोनों उस जंगल से बाहर निकले। जंगल से बाहर निकलते ही चांद की रोशनी में छोटा सा मधुकुंडा गांव दिखाई पड़ने लगा। गांव बहुत छोटा था,
यहाँ तक कि गांव के घरों की संख्या इतनी कम थी कि सारे घरों को उंगलियों में गिना जा सकता था। नवरात्रि शुरू हो चुकी थी, मगर गांव की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था। ना तो किसी के घर के बाहर मशाल जल रही थी और ना ही रास्ते पर कोई आदमी दिख रहा था। पता नहीं क्यों सब कुछ बड़ा अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव में कोई रहता ही ना हो। ऊपर से एक अजीब सी सड़ी हुई सी दुर्गंध ने नाक में दम कर रखा था। ऐसी बदबू जैसे कोई जानवर मर गया हो। अभी मैं इधर उधर देखते हुए चल ही रहा था कि तभी इतनी देर से शांत चंदन बोला, साहब, इस गांव में कोई रहता नहीं है क्या? इस पर मैंने बोला, नहीं, लोग तो रहते हैं, अभी दिख क्यों नहीं रहे हैं पता नहीं। पूरे रास्ते हमें एक भी आदमी नहीं दिखा। हम दोनों जब मेरे ससुर जी के घर के पास पहुंचे तो मैं दंग रह गया, क्योंकि इतने बड़े घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। सारा कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। खैर, मैं और चंदन हम दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर गहरी खामोशी और सिर्फ अंधेरा था। बस जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वो मेरी टॉर्च से निकल रही थी। घर में किसी को भी ना पाकर मैंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया। 2-4 बार आवाज़ लगाने पर मेरी पत्नी तो नहीं, मगर हाँ, घर के एक कोने से मेरे ससुर जी निकलकर मेरे पास आए और बोले, अरे दामाद जी, आप आइए आइए, आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। इस पर मैंने बोला, नहीं, बस आ गया। इतना बोलकर मैंने सोचा ससुर जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लेता हूँ। लिहाजा मैंने झुककर अपने हाथ को ससुर जी के पैरों की ओर बढ़ाया। तब टॉर्च की रोशनी में मुझे जो दिखा उसे देखकर मेरा रोम रोम कांपने लगा। मैं ठिठक कर पीछे हट गया, क्योंकि मेरे ससुर जी के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे, यानी उल्टे थे। मैंने अपनी निगाहों को ससुर जी के पैरों पर से हटाकर उनके चेहरे पर डाला तो उनका चेहरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी आंखें एकदम सफ़ेद थीं और चेहरा इंसानों से एकदम अलग। तभी ससुर जी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ दामाद जी, बाकियों से नहीं मिलेंगे? उनकी ये आवाज़ सुनकर मैं वहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सका। मैं उस घर से निकलकर भागने लगा। मेरे पीछे पीछे चंदन भी भागा। हम दोनों भागकर मधुकुंडा गांव से थोड़ी दूरी पर बसे वीरभद्र गांव में पहुँचे और वहाँ के लोगों को सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कि दरअसल महीना भर पहले मधुकुंडा गांव में पता नहीं कैसे कोलेरा बीमारी फैल गई और गांव के लोगों के लापरवाही की वजह से पूरा गांव बीमारी के चपेट में आ गया। यहाँ तक कि मेरे ससुर जी यानी ज़मींदार और उनका पूरा परिवार कोलेरा ग्रस्त होकर मारा गया और गांव के बहुत से घरों में अभी भी लोगों की लाश सड़ रही है। ये सब सुनकर मैं वहीं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि इस महामारी में मैंने अपनी पत्नी को भी खो दिया था और मेरे पास सिर्फ मेरा 1 साल का बेटा ही बचा, जिसे मैं अपनी माँ के पास छोड़कर यहाँ आया था। कहानी ख़त्म होते ही जब मैंने दादाजी की ओर देखा तो उनकी आंखें नम थीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।